Assalamu alaikum. My name is Dr. Samia Jamil. In the series of lecture on the respiratory system, today we will talk about the hemoglobin. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है। दो फॉर्म्स हैं जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। एक डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, दूसरी ये डिजोल्व जो होती है डिजोल्व इन ब्लड होती है, दूसरी होती है बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। जो अब डिजोल्व फॉर्म होती है ना, डिटरमाइंड बाय द हेनरीज लॉज होती है। अब जो हेनरीज लॉ है ये हमने अपनी बायोकेमिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंगली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, यानी जितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन ब्लड में इनटू सॉल्युबिलिटी, ये इक्वल होता है डिजोल्व ऑक्सीजन के। और इसकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट होती है जो हमारे पास डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है, या ओनली 2% होती है ऑफ टोटल ऑक्सीजन की। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन ना हो, हीमोग्लोबिन का फैक्टर ना हो, तो डिजोल्व फॉर्म में बहुत कम ओनली 2% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो अब जो हमारे पास बाउंड फॉर्म में टू द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है वो 98% होती है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक मेजर चीज है इसमें, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट को टू द लंग्स, टू द टिश्यू, ऑक्सीजन किस तरह से लंग्स में एब्जॉर्ब होती है हीमोग्लोबिन में और कैसे वो आगे ट्रांसपोर्ट होती है, इस सारी चीज में हीमोग्लोबिन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे हम देखते हैं हीमोग्लोबिन का वो एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे पास नॉर्मली 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हो ना, तो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराता है। और जो नॉर्मल अमाउंट जो ब्लड में हीमोग्लोबिन की होती है वो 15 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारे पास 20 ml, यहाँ पे हमारे पास आएगा 20 ml पर ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होती है। ये हमारे पास 20 का फिगर है, ये हमारे पास 2 नहीं है, 20 ml है। 20 ml ऑक्सीजन जो होती है, सॉरी ये 20 है, 20 ml ऑक्सीजन पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है। अब आगे हमारे पास ये हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबिन चेन से मिलकर बना होता है और साथ में हीम होता है। अब जो ग्लोबिन चेन्स होती है ना, ये हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। ये लार्ज ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं जिनके आगे फर्दर टाइप है। ये अल्फा टाइप के होते हैं, बीटा टाइप के होते हैं, गैमा होते हैं और डेल्टा होते हैं। अब जो नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन है ना, ये 4 चेन्स होती हैं, 2 पेयर्स। ये 2 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और हर पेयर में आगे फर्दर 2 चेन्स होती हैं। तो जो टोटल 4 चेन्स हैं, और ये 4 हर चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है। मतलब जो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन है वो 4 मॉलिक्यूल एट अ टाइम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर रहा होता है। दूसरी साइड पे एक थी ग्लोबिन चेन, दूसरा हमारे पास हीम होता है हीमोग्लोबिन में। ये नॉन पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनमें आयरन होती है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं सेंटर में आयरन प्रेजेंट है जिसके इर्द गिर्द नाइट्रोजन और कार्बन ग्रुप्स प्रेजेंट है। और उसके बाद ये टोटल रिंग बन रहा है, इसे हम आयरन के इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये पोरफायरिन रिंग है। और ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करती है आयरन के साथ। अब ये आयरन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन के आगे टाइप है। एक होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए, और ये होता है हमारे पास एडल्ट में। और ये 95% ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब जो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन ए है हमारे पास। इसमें आगे फर्दर 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। फिर आता है हमारे पास हीमोग्लोबिन ए 2, ये भी एडल्ट टाइप है और ये 2 to 3% होता है टोटल हीमोग्लोबिन का। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और आगे होती हैं 2 डेल्टा चेन्स। अब है हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ, ये फीटल टाइप हीमोग्लोबिन है, ये बच्चों में होता है इन वोम में, जब वो मदर के वूम में प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और साथ में हमारे पास 2 गैमा चेन्स होती हैं। ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि गैमा चेन्स की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का रिलेशन है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, वो उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो मैकेनिज्म है उसे समझना बहुत जरूरी है। अब ये एक ग्राफ है, इसमें जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है, और यहाँ पे जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये हीमोग्लोबिन सेचुरेशन दी गई है। मतलब ये वो चीज है कि ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, और ये है कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कितने परसेंट ऑक्सीजन से सेचुरेटेड है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है तो वो कितने परसेंट सेचुरेट हो जाता है, कितने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। तो इसके लिए ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से है। ये एक सिग्मॉइड ग्राफ शो करता है, हमारे पास एस शेप कर्व बनाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 स्टार्स जो हैं इसे देखते हैं हम। अब जो कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 100 है, तो वहां पे दूसरी साइड पे हम देखेंगे तो HP
सैचुरेशन भी 100 हो गई है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं तो ये यहाँ पे फॉल कर रहा है 25 to 30 के दरमियान। तो यहाँ पे जो है ये पार्शियल, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 mmHg है, तो दूसरी साइड पे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो होगी वो हमारे पास 50 होगी, मतलब सैचुरेशन जो होगी वो 50 होगी। फर्दर हम इसे डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है ना, ये एस शेप या सिग्मॉइड शेप जो है ये शो करती है। अब कहता है कि ये एक स्ट्रीम लाइन कर्व भी हो सकती है, बिल्कुल सीधी की सीधी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज कर रहा है, तो साथ में हीमोग्लोबिन सैचुरेशन भी इंक्रीज करेगी, तो ये एक सीधी कर्व भी तो दे सकता था, लेकिन ये एस शेप कर्व देता है। अब इसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे एक फिनोमेना एक करता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। अब इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है ना, तो जब उसके साथ पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो सेकंड के लिए एफिनिटी जो है इंक्रीज हो जाती है। और जब सेकंड वाला मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है ऑक्सीजन का, तो थर्ड वाले के लिए एफिनिटी और इंक्रीज हो जाती है। और जब थर्ड मॉलिक्यूल अटैच करता है तो फोर्थ वाले के लिए एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, ये 300 टाइम इंक्रीज कर जाती है ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, अगर हम फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल से कंपेयर करें जो सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ था। तो ये है, ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी फिनोमेना है, जिसकी वजह से ये सिग्मॉइड शेप या एस शेप कर्व शो करता है, जिसमें हर मॉलिक्यूल के अटैच होने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए जो है एफिनिटी कैरी होने की हीमोग्लोबिन के साथ वो है इंक्रीज हो रही है। अब कहता है कि जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है ना, ये एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। एलोस्टेरिक का मतलब है कि उसके पास अदर साइड्स भी होती हैं, और अगर फॉर एग्जांपल एक साइड पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है ना, तो वो इन्फ्लुएंस करता है अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू द अदर साइड। मतलब जैसे हमने पहले बात की कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीजन जो है वो आके अटैच हो गया ना, तो वो सेकेंड ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी जो है वो इंक्रीज कर देता है, तो मतलब ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाले मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसलिए हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ये इलास्टेरिक प्रोटीन है, जिसकी अदर साइड्स भी होती हैं और जो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अब कहते हैं यूजुअली मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है ये, इसमें अब हमने पहले भी पढ़ा अल्फा बीटा गैमा टाइप प्रोटीन्स होते हैं, तो ये मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है। इट मीन्स एन एलास्टेरिक स्ट्रक्चर। अब हमने एलास्टेरिक स्ट्रक्चर की डिटेल पढ़ ली कि एक साइड पे अटैचमेंट जो है इन्फ्लुएंस करती है अदर साइड पे अटैचमेंट को, इसे कहते हैं हम एलास्टेरिक इफेक्ट है। फिर कहता है O2 कोऑपरेटिविटी इज अ पॉजिटिव एलास्टेरिक इफेक्ट। अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन में O2 आके अटैच कर रहा है एक साइड पे, वो इंक्रीज कर रहा है affinity of the hemoglobin for the second oxygen molecule। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट है ऑक्सीजन कोऑपरेटिविटी को लेके। अब हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ना, इसकी फॉर्म्स होती हैं कि मतलब जो हमारे पास लंग्स में हीमोग्लोबिन है वो किस टाइप की है, और जो हमारे पास टिश्यूज में हीमोग्लोबिन है वो किस टाइप की है। अब इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है टार्ट फॉर्म। अब ये जो है इसका निमोनिक इस तरह से मैंने याद किया है, T फॉर टॉट एंड T फॉर टिश्यूज। तो हमारे पास जो टिश्यू में हीमोग्लोबिन होती है वो हमेशा टॉट फॉर्म में होती है। अब टॉट मीन टिश्यू है, टिश्यू में हमेशा हमारे पास जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वहां पे जाके ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। तो इस तरह हम याद रखेंगे कि टी फॉर टॉट एंड टी फॉर टिश्यू। और जो हमारे पास टिश्यूज में फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की, वो टॉट फॉर्म होती है, और ये रिलीज करती है ऑक्सीजन को, टेंड टू रिलीज द ऑक्सीजन और अलाउ द मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास टिश्यूज में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वहां पे जाके ये रिलीज कर देती है। सेकेंड फॉर्म होती है हमारे पास रिलैक्स फॉर्म। अब रिलैक्स फॉर्म को इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास लंग्स है वहां पे तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे जब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, वहां जाके जब उसके चारों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई हो जाते हैं तो वो बहुत रिलैक्स हो जाता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास किसी चीज की क्वांटिटी ज्यादा है, आपको पसंद है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन पसंद है, तो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है लंग्स में, तो जब भी लंग्स में हीमोग्लोबिन जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो रिलैक्स फॉर्म है वो हमेशा लंग्स में होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अपनी पसंद की चीज होल्ड ऑन टू ऑक्सीजन, अपनी फेवरेट चीज ऑक्सीजन को इजीली अपने चारों मॉलिक्यूल पूरे कर लेता है ऑक्सीजन के, और वो रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है। फिर कहते हैं ये अलाउ करता है मोर बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन। फिर हम देखते हैं शिफ्ट ऑफ द कर्व। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इसमें अब एक शिफ्ट होती है, एक इसकी राइट साइड की शिफ्ट होती है और एक इसकी लेफ्ट साइड की शिफ्ट होती है। इसे हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं कि राइट साइड पे कब ये कर्व शिफ्ट करती है और लेफ्ट साइड पे ये कर्व कब शिफ्ट करती है।
सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ये कहता है कि राइट साइड पे कर्व शिफ्ट करिए। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम इस ग्राफ को कंप्लीट राइट साइड पे यहाँ पे कर देंगे, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्राफ है, अगर हमारी इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं राइट शिफ्ट को, तो ये अगेन जाके इससे मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल हम 100% सेचुरेशन पे देखेंगे ना, 100% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे देखेंगे ना, तो वो राइट शिफ्ट और जो नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व है, वो दोनों हमारे पास 100% सेचुरेशन शो करेगी। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे आता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम 40% पे देखते हैं, अब ये जो 40 का फिगर है ना, ये शो करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द टिश्यूज। तो अगर हम फॉर एग्जांपल टिश्यूज की बात करें, ये हमारे पास लंग्स को शो कर रहा था कि 100% वहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है, तो वहाँ पे 100% सेचुरेशन होगी हीमोग्लोबिन की। लेकिन अगर हम 40% की बात करें ना, तो ये वो एरिया है जहाँ पे टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो अब हम इसे नॉर्मल और जो हमारे पास राइट साइड पे शिफ्ट हुई हुई कर्व है, इन दोनों में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ना, एक नॉर्मल कर्व में तकरीबन ये यहाँ पे आता है 75 पे। अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर्व देखें, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ना आके टिश्यूज में, वो लंग्स का था, ये टिश्यूज का है। अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल कर्व में देखें, तो हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं ना ऑक्सीजन के आके, वो 75 पे स्टैंड करता है, मतलब 75% सेचुरेशन बाकी रह जाती है टिश्यूज को ऑक्सीजन देने के बाद। ये हमारे पास नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व में आता है। तो यहाँ पे टोटल चेंज जो आएगा नॉर्मल डिसोसिएशन कर्व में, वो जस्ट 25% का आएगा, मतलब 100 से 25 वो लॉस करके 75 पे आके स्टैंड कर जाएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हम यही बात करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, तो जो हमारे पास ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी बात करें तो ये यहाँ पे तकरीबन 50% पे आके फॉल करता है। ये इस कर्व में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम इतना ही पार्शियल प्रेशर रहने दें, ऑक्सीजन सेचुरेशन रहने दें, तो ये हमारे पास यहाँ पे आके 50 पे फॉल करेगा। ये यहाँ पे थोड़ा ग्राफ का प्रॉब्लम है, लेकिन ये 50 पे फॉल करता है अगर हम राइट साइड शिफ्ट में दे दें। मतलब अगर 50 पे ना भी फॉल करे तो हम देखने हैं डिक्रीज कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 50 पे फॉल कर रहा है, तो मतलब 100% से जो ऑक्सीजन सेचुरेशन रह गई है वो 50 रह गई है। तो इसमें डिफरेंस कितना आया है? 50 का। अब इसका कंसेप्ट हम आगे देखते हैं कि ये इस तरह से क्यों होता है। मतलब अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मल कर्व में उसने 25% सेचुरेशन लॉस की है, और जो हमारे पास राइट साइड शिफ्ट हुई है उसमें वो 50% सेचुरेशन लॉस कर रहा है, ओनली 50% सेचुरेशन रह गई है, मतलब उसने मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज कर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे इसका क्या सीन है, ये इस तरह से क्यों कर रहा है। अब हमारे पास एक निमोनिक है राइट। राइट मीन, आर मीन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होता है, टी मीन टॉट फॉर्म होती है। अब मैंने पहले भी बताया, टॉट फॉर्म जो होती है वो टी फॉर टॉट, टी फॉर टिश्यूज, टॉट फॉर्म हमेशा टिश्यूज में होती है। और टॉट फॉर्म तभी होगी जब टिश्यूज में ऑक्सीजन की जरूरत होगी, तो वहां पे आके क्या होगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। अब हमारे पास ये तो बात क्लियर हो गई इस ग्राफ से कि जो राइट शिफ्ट है वो हमेशा तब होगी जब ऑक्सीजन की किसी जगह पे ज्यादा जरूरत होगी या टिश्यूज में ज्यादा जरूरत होगी, तो राइट शिफ्ट हो जाएगी, मतलब जो हमारे पास सेचुरेशन है वो कम हो जाएगी और जो मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे फॉर यूज। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि राइजिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो कर्व जो है राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगी और मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज हो जाएंगे। और अगर फॉर एग्जांपल CO2, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वहां पे ऑक्सीजन कम है, इंक्रीज CO2 लेवल्स हो गए हैं, तो भी हमारे पास सेम यही सीन होगा कि वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे अगेन राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब कहता है कि डिक्रीज पीएच। अब फॉर एग्जांपल जहां पे इंक्रीज इन CO2 होगा, वहां पे ऑब्वियसली डिक्रीज इन पीएच हो जाएगी और इंक्रीज इज H पॉजिटिव आयन हो जाएगी। तो वहां पे भी ये हमारे पास राइट साइड कर्व शो करेगा, राइट शिफ्ट शो करेगा, सॉरी। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो गया ना, तो वहां पे भी टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए वो मोर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। मतलब ड्यूरिंग एक्सरसाइज टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गया, तो वो अगेन राइट साइड शिफ्ट शो करेगी जो मोर ऑक्सीजन रिलीज करेगा। क्योंकि राइट शिफ्ट में हमेशा टॉट फॉर्म में, आर फॉर राइट एंड टी इसका लास्ट वर्ड है, इसे याद रख लें कि हमेशा टॉट फॉर्म में चेंज होता है, जो मोर ऑक्सीजन रिलीज करता है हमेशा राइट शिफ्ट टॉट फॉर्म में चेंज करती है इसे। और अगर फॉर एग्जांपल आपने राइट फॉर्म की टोटल देख ली है कि किस तरह से हुआ है वो रिलीज, और ये किन किन फॉर्म्स में हो रहा है, तो लेफ्ट समझना बहुत ईजी है, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट होगा। इसमें अगेन अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मिलाऊंगी, तो ये अगेन वापस
100% सेचुरेशन पे मिल जाएंगे, और मैं यहाँ पे इसे 100% अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो दोनों कर्व्स में राइट और लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे जो हमारे पास सेचुरेशन होगी ऑक्सीजन की वो भी हमारे पास 100% ही होगी। अगेन डिफरेंस कहाँ आएगा, टिश्यू लेवल पे। और अगर फॉर एग्जांपल मैं अगेन टिश्यू लेवल पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 40 होता है, तो अगर मैं इसे इधर लेके जाती हूँ, ऊपर मैं इसे एंड तक ले जाती हूँ इस तरह से, और अगेन यहाँ पे जो हमारे पास ये है जो नॉर्मल कर्व है वो मैंने बताया कि 75% पे आके स्टैंड करती है, और जो हमारे पास ये वाली कर्व है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का वो 50 रह जाएगा, मतलब कम हो जाएगा उससे जितना पहले था। लेकिन जो हमारे पास इसका है पार्शियल प्रेशर वो इंक्रीज कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हमेशा वहां पे होगी जहां पे ऑक्सीजन मालिक्यूल्स कम रिलीज होंगे। मतलब अगर नॉर्मल कर्व में यहाँ पे 25% ऑक्सीजन मालिक्यूल रिलीज होके इसे 75% सेचुरेशन पे लाएंगे ना टिश्यूज में, तो जो हमारे पास ये है अगर फॉर एग्जांपल इसे हम 80 भी कंसीडर करें तो इसमें सिर्फ 20% जो है वो ऑक्सीजन मालिक्यूल रिलीज होके इसे 80% सेचुरेशन पे ला रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन के मालिक्यूल कम रिलीज हो रहे हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट हमेशा ऑपोजिट होगी, जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, जहाँ पे कम जो है वो H पॉजिटिव होगा, और इसके अलावा H पॉजिटिव कम होगा तो CO2 भी कम होगा। तो वहां पे हमारे पास हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होगी, और डिक्रीज टेम्परेचर में भी लेफ्ट शिफ्ट होगी। इसके अलावा अब हमने देख लिया कि अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे टिश्यूज में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो राइट शिफ्ट शो करेगा, अगर कहीं पे लेस ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो वो हमेशा हमारे पास क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट शो करेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, लेफ्ट कर्व शिफ्ट वही कहता है कि लेफ्ट मीन लेस लाइकली टू रिलीज ऑक्सीजन। राइट वाला हमेशा हमने पढ़ा था टॉट फॉर्म होती है, RIGHT में टी एंड पे आता है, टॉट फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ये हमारे पास रिलैक्स फॉर्म में होती है लेफ्ट कर्व। तो लेफ्ट कर्व रिलैक्स फॉर्म का मतलब ये था कि रिलैक्स फॉर्म जो होती है वो हमारे पास लंग्स में होती है, ये होल्ड ऑन करती है टू ऑक्सीजन, लंग में होती है, फॉर्म लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होती है। अगर फॉर एग्जांपल कहीं में डिक्रीज CO2 लेवल्स हैं तो होगा, डिक्रीज टेम्परेचर है तो होगा, और इंक्रीज पीएच है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की कम जरूरत है तो वहां पे नॉर्मल की बजाय लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी इन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में। और अगर किसी जगह पे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की तो राइट शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में, और वो मोर रिलीज करेगी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और जो पार्शियल प्रेशर है वो वहां पे जितना मर्जी होगा, लेकिन वहां पे जो सेचुरेशन है वो कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन की टू ऑक्सीजन। फिर हमारे पास इसमें एक नेक्स्ट चीज है 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ये अब हमारे पास 2,3 बीपीजी भी से हम कहते हैं, अब कहते हैं कि इंक्रीज इन 2,3 बीपीजी इक्वल है डिक्रीज ऑक्सीजन इफिनिटी फॉर द हीमोग्लोबिन। अब ये जो 2,3 बीपीजी है ना ये फाउंड इन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, और ये प्रोमोट करता है ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। अगर फॉर एग्जांपल किसी जगह पे 2,3 बीपीजी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जा रही है तो वो ऑक्सीजन को वहां पे कम करता जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से रिलीज होती जाएगी। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जो एलोस्टेरिक इफेक्ट था वो पॉजिटिव आ रहा था पीछे हमारे पास, इसमें हमारे पास नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट आ रहा है, मतलब इसमें जो है 2,3 बीपीजी के बढ़ने से ऑक्सीजन की जो इफिनिटी है फॉर हीमोग्लोबिन की इफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वो कम होती जा रही है। पहले हमने पढ़ा था कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर बाइंड कर रहा है तो दूसरा ऑक्सीजन की इफिनिटी ज्यादा होगी है, लेकिन इसमें अगर 2,3 बीपीजी वहां पे प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिन की इफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज कर जाएगी, जो हमारे पास नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट शो कर रही है। फिर कहना है व्हेन इट बाइंड टू द हीमोग्लोबिन दैट इन causes the less oxygen to bind, so increase level so increase in level of the 2,3 ppg decrease the oxygen affinity for the hemoglobin, increase the delivery of oxygen to टिश्यूज। अब इसमें बेसिकली वो बात ये कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 2,3 बीपीजी कहीं पे ज्यादा हो गया ना तो वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी तो वो इजीली ऑक्सीजन को वहां पे टिश्यूज में रिलीज कर देगा, तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज जो है ज्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास 2,3 बीपीजी जो है इसमें हम एक और चीज बात करते हैं कि हमारे पास जो होते हैं ना रेड ब्लड सेल, उनके पास ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो वो जो अपनी एनर्जी के लिए डिपेंड करते हैं ना वो ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करते हैं फॉर मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास ना 1,3 बीपीजी बन रहा होता है। अब 1,3 बीपीजी को एनर्जी या एटीपी यूज करता है रेड ब्लड सेल अपने, और वहां पे बीपीजी
म्यूटेस के थ्रू 1,3-BPG को वो 2,3-BPG में चेंज कर देता है, और जो फर्दर आगे ये सारा प्रोसेस करता है, मतलब 2,3-BPG क्या करता है, ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन कम कर देता है और इसकी रिलीज ज्यादा करा देता है टिश्यूज में। तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव अलॉस्टेरिक इफेक्ट है इसका। फिर कहते हैं 2,3-PPG जो है ना, ये क्रोनिक हाइपोक्सिक कंडीशंस में जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल COPD का पेशेंट है, हाई एल्टीट्यूड पे पेशेंट, या क्रोनिक एनीमिया वगैरह है, तो वहां पे क्या होता है कि 2,3-PPG के लेवल ज्यादा हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, और वो इजीली ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। इंक्रीज बीपीजी क्या करता है, अब हमारे पास राइट शिफ्ट करता है इन कर्व में, क्योंकि ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें हाइपोक्सिया हुआ है और वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ गई है ऑक्सीजन की। तो जब राइट साइड पे कर्व को शिफ्ट करेगा तो वहां पे मोर रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। अब फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 गैमा चेन्स होती हैं। अब नॉर्मली 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन में, लेकिन इसमें 2 अल्फा और 2 गैमा चेन्स आ रही हैं। अब ये कहते हैं अप टू 90% ऑफ हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है ना, 2 अल्फा और 2 गैमा चेन पे डिपेंड करती है जो फीटल हीमोग्लोबिन है। फिर कहते हैं लेवल फॉल इन 1 वीक और मंथ आफ्टर बर्थ, बर्थ के फौरन बाद इसके लेवल फॉल करने लग जाते हैं। और एडल्ट में जो हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन है वो लेस देन 1% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन होती है। अब कहते हैं हायर ऑक्सीजन एफिनिटीज देन हीमोग्लोबिन ए, ये जो एडल्ट में हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है ना, उससे ज्यादा होती है ऑक्सीजन की एफिनिटी। तो नेसेसिटी होती है बिकॉज फीटल पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है। एक इसकी एफिनिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा है ना, तो जो मदर से ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा है, तो फीटस इजीली मदर से ब्लड ले सकता है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ना बच्चों में, वो बहुत थोड़ा होता है। नॉर्मली मतलब हम इसे 100 mmHg काउंट करते हैं ना, तो फीटस में सिर्फ 40 mmHg होता है। तो फिर जब हायर एफिनिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन होती है तो वो इजीली ऑक्सीजन को जो है वो बाइंड करके कैरी कर लेती है। फिर कहते हैं कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, लेफ्ट शिफ्ट टू द ऑक्सीजन HB डिसोसिएशन कर्व करती है। मतलब फीटल हीमोग्लोबिन जो है ये लेफ्ट कर्व इसलिए शो करती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा जो है ऑक्सीजन की हायर O2 एफिनिटी हो जाती है। लेफ्ट शिफ्ट कॉजेज बाय द लेस 2,3-BPG। अब 2,3-BPG अगर कम है, ये ऑपोजिट था, अगर ज्यादा था 2,3-BPG तो राइट शिफ्ट हो रही थी, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट होगी अगर 2,3-BPG कम है। इन द फीटल हीमोग्लोबिन देयर आर गैमा चेन्स, सो 2,3-BPG बाइंड्स पोरली। अब एक और चीज ये है कि जो हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन था ना, उसकी 2,3-BPG के लिए एफिनिटी ज्यादा थी, तो जो ऑक्सीजन रिलीज करा देता है, लेकिन जो गैमा चेन्स है उनकी एफिनिटी 2,3-BPG के लिए भी कम है। सो लेस 2,3-BPG बाइंडिंग, सो ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीजेस, सो कॉजेज द लेफ्ट शिफ्ट। ये सारा प्रोसेस है जिसके थ्रू फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो लेफ्ट शिफ्ट शो करती है और उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज्यादा होती है, और 2,3-BPG के लिए वो कम एफिनिटी शो करती है। फिर अब हम कंपेयर करते हैं कि मायोग्लोबिन हमारे पास दूसरा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का तो हमने अभी बात की कि इसमें 4 चेन्स होती हैं, 4 पेप्टाइड चेन्स होती हैं, और हर पेप्टाइड चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करती है। लेकिन जो हमारे पास है ना मायोग्लोबिन, ये स्केलेटल मसल्स में और हार्ट में प्रेजेंट होती है, इसमें सिर्फ सिंगल पेप्टाइड चेन होती है। और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन था उसमें 4 पेप्टाइड चेन्स थी, और ये बाइंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और ये सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है जो मायोग्लोबिन है हमारे पास। लेकिन हीमोग्लोबिन तो 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर रही थी। अब जो हीमोग्लोबिन है वो इसलिए हमारे पास एस शेप कर्व देती है, क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल के बाइंड करने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, दूसरे के बाइंड करने से तीसरे के लिए एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, और तीसरे के बाइंड करने से चौथे के लिए एफिनिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो मायोग्लोबिन है उसमें तो सिर्फ एक हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्ट्रेट सी कर्व शो करती है। मतलब पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी इंक्रीज होती रहती है, और एक ये इस तरह की कर्व शो कर देता है मायोग्लोबिन। फिर अब बात करते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब कहते हैं कि बाइंड टू द आयरन इन द हीम। अब हमारे पास जो आयरन थी वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रही थी ना, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आयरन से बाइंड करती है इन हीम में 240x, मतलब 240 टाइम्स मोर अफिनिटी होती है इसकी टू बाइंड द आयरन देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से 240 टाइम्स ज्यादा इजीली कार्बन मोनोऑक्साइड वहां बाइंड कर जाती है, तो वो क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। अब जैसे जैसे इसकी अफिनिटी तो ज्यादा है,
तो ये बाइंड कर जाएगी तो ऑक्सीजन की जो साइड्स है उन्हें ब्लॉक कर देगी, मतलब वहां पे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड लग गया तो ऑक्सीजन तो वहां बाइंड ही नहीं कर सकेगा। इससे हम कहते हैं कि वहां पे पेशेंट को फंक्शनल एनीमिया हो गया। मतलब एक एनीमिया तो ये होता है ना कि उसमें कंसंट्रेशन जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, वो पैथोलॉजिकल एनीमिया में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन बस ये है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इससे हम कहेंगे कि वहां पे पेशेंट को फंक्शनल एनीमिया हो गया है। Other binding site cannot offload ऑक्सीजन, लेफ्ट शिफ्ट टू द डिसोसिएशन कर्व। अब इसमें क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल एक दो साइट के साथ बाइंड कर गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जो ऑफलोड करना है ऑक्सीजन को वो तो प्रोसेस नहीं हो रहा, तो जो सैचुरेशन है वो तो इंक्रीज हो गई है, तो इसलिए लेफ्ट शिफ्ट इन डिसोसिएशन कर्व शो हो जाएगी इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कर्व दी है। ये हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इस तरह एस शेप में है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली है वो इस तरह से है कि जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज करेगी ना, तो इसकी तो 50% जो है वो बहुत जल्दी रीच हो जाएगा। देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे आके 50% रीच कर रहा है 25% पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, लेकिन आई गेस ये 15 to 20 के दरमियान 50% सेचुरेशन कार्बन मोनोऑक्साइड अचीव कर लेगी, और ये उसके बाद जो है जितने मालिक्यूल इसके बाइंड कर देंगे वो ऑक्सीजन की लोडिंग कम कर देंगे, और ये बाद में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कर्व शो करती है। और ये नॉर्मली थोड़ा इस तरह से थोड़ा अपवर्ड कर्व शो करती है कि इंक्रीज होता रहता है इसका पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि पार्शियल प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन ये कर्व थोड़ी इस तरह से आएगी हमारे पास कि ये इस तरह से पार्शियल प्रेशर जो है वो जल्दी अचीव कर लेगी और ये इंक्रीज होता रहेगा। उसके बाद कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के जो है नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसमें हेडेक जो है ये मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा मलेज, नोजिया और डिजीनेस होती है। इसका क्लासिक साइन अब क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का, कि इसमें चेरी रेड लिप्स होते हैं। अब जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये खुद एक रेड ही स्ट्रक्चर होता है हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह। डोंट डोंट सी ब्लू लिप्स, साइनोसिस में हमारे पास ब्लू लिप्स होते हैं, इसमें ब्लू लिप्स नहीं होते, इसमें चेरी रेड लिप्स होते हैं। फिर अगेन कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है इसमें स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीमीट्री जो है नॉर्मल होती है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर रही होती कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। फिर हम जो डायग्नोसिस बनाते हैं ना, वो तो हम पल्स ऑक्सीमीट्री पे नहीं बना सकते, स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीमीट्री पे, तो हम डायग्नोसिस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल पे बनाते हैं। नॉर्मली जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स होते हैं वो लेस देन 3% होते हैं। स्मोकर्स में जरा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होते हैं, वो 10 to 15% होते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल मोर देन 15% आ रहे हो तो ये बताता है हमारे पास कि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है ना हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट आता है ना इसका, उसमें क्या है कि हम ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। तो ऑक्सीजन ज्यादा जैसे जैसे करते रहते हैं तो वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड को साइड पे करता रहता है और अपनी जगह वापस ले लेता है, जो तो फिर इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है वो ठीक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेथियोग्लोबिनीमिया। इसमें क्या होता है कि अब इसमें एक और फिनोमेना है, पिछले वाले में तो कार्बन मोनोऑक्साइड आके फिर बाइंड कर गई थी, मेथ हीमोग्लोबिनीमिया में मोस्ट आयरन इन द हीमोग्लोबिन जो होती है ना फेरस फॉर्म में होती है। फेरस के एंड पे अस आता है, अस मीन 2 पेपर्स, तो Fe पॉजिटिव 2 फेरस फॉर्म में होती है, और ओनली स्मॉल अमाउंट होती है ऑक्सीडाइज आयरन की, ये रिड्यूस फॉर्म होती है फेरस, तो ओनली जो स्मॉल अमाउंट होती है वो ऑक्सीडाइज आयरन की होती है जो Fe पॉजिटिव 3 होती है। इसे हम कहते हैं मैथीमोग्लोबिन। ये जो है ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाती, तो अगर फॉर एग्जांपल ज्यादा हीमोग्लोबिन हो जाती है मैथीमोग्लोबिन, तो वो ऑक्सीजन को तो बाइंड नहीं करी, तो उस जगह पे क्या होता है हाइपोक्सिया हो जाता है। अब कहते हैं मैथीमोग्लोबिनीमिया होता क्यों है, इसकी जो मेजर कॉज है वो ड्रग्स होती हैं। ये एक एक्वायर्ड फॉर्म में मैथीमोग्लोबिनीमिया है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोकल एनेस्थेटिक्स दे रहे हैं, बेंजोकेन, वो भी इंक्रीज कर देता है मैथीमोग्लोबिन के लेवल को, यानी Fe पॉजिटिव 3 को। नाइट्रिक ऑक्साइड भी इंक्रीज कर सकता है, और डेप्सोन जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं ये भी इंक्रीज कर सकता है। अब जो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है ना, इसका ट्रीटमेंट में हम एक चीज है मिथाइलिन ब्लू, ये ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो भी इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखने के लिए कि विटामिन सी भी ले सकते हैं हम इसमें। इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं।
मिथाइलिन ब्लू को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जो Fe+3 को फेरस फॉर्म Fe+2 में चेंज करता है, जिसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और वो मेथियोग्लोबिनीमिया को ट्रीट कर सकता है, ठीक कर सकता है। फिर हम लास्ट पे ये एक टेबल है हमारे पास, इसमें अब कहता है कि ये है HP कंसंट्रेशन, ये ऑक्सीजन सेचुरेशन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है और ये टोटल ऑक्सीजन कंटेंट है। अब जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है ना, इसमें HP कंसंट्रेशन को तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है। और ये कंपीट कर रहा होता है CO2 विद ऑक्सीजन, इसलिए कम होती है। लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन भी नॉर्मल रहती है, तो ओवरऑल टोटल ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेती है। इसी तरह इनीमिया और पॉलीसाइथीमिया में बेसिकली HP कंसंट्रेशन चेंज होती है। इनीमिया में डिक्रीज कर जाती है HP कंसंट्रेशन और पॉलीसाइथीमिया में इंक्रीज कर जाती है। तो ये तो नॉर्मल रहती है ऑक्सीजन सेचुरेशन, डिजोल्व ऑक्सीजन भी नॉर्मल रहती है दोनों में। लेकिन इसमें डिक्रीज कर गई HP कंसंट्रेशन तो ऑब्वियसली टोटल ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और इसमें इंक्रीज कर गया तो टोटल ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया में हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर गई है। अब ये दोनों है मेथियोग्लोबिनीमिया, इसमें नॉर्मल रहेगी HP कंसंट्रेशन, लेकिन जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है ना Fe+3 ये इंक्रीज करके, और ये पुअर बाइंडिंग है इसकी O2 के लिए, तो ओवरऑल टोटल कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो साइनाइड पॉइजनिंग है, इसमें हमारे पास ये नॉर्मल रहेगी, ये भी नॉर्मल रहेगी ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये भी नॉर्मल रहेगी और ये भी नॉर्मल। Thank you so much. This is our video on the hemoglobin. If you have any query, you can ask me in comments. Thank you.